जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में अर्पित कुमार हिंदी माध्यम से 2023 की ये कॉपी है। इन्होंने 136th रैंक हासिल की थी, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है। जीएस 2 की कॉपी हम देख रहे हैं, जिसमें पॉलिटी और गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट आते हैं। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग आप अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लिखा है इन्होंने। आप भी ऐसा सुंदर लिखिए। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तरफ से आप देखेंगे तो चीजें बहुत बेहतर नजर आएंगी कि कितना बढ़िया लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और आप क्या सुधार कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमें 13 नंबर क्वेश्चन करना है। रैंक वन सृष्टि शक्ति दुबे जी की भी कॉपी हमने देखी है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए आज 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस प्रकार मीडिया ट्रायल न्यायिक प्रक्रियाओं और आरोपी के मौलिक अधिकारों के लिए खतरा है। मीडिया ट्रायल आप समझते हैं, मीडिया इस समय कितना अच्छे से काम कर रही है, सबसे परिचित है। 250 शब्दों में लिखना था, 15 नंबर का है। मीडिया ट्रायल से तात्पर्य, पहले तो ये बता दिया मीडिया ट्रायल है क्या। कोई भी वर्ड यहाँ पर आएगा कि राजद्रोह, मीडिया ट्रायल, कैग या न्यायपालिका, जो भी वर्ड पूछा जाएगा उसके बारे में हमें बताना होता है। तो मीडिया ट्रायल से तात्पर्य पारंपरिक न्यायपालिका से बाहर पॉपुलर मीडिया द्वारा दोषारोपण की प्रक्रिया में भाग लेना तथा आरोपों पर एक राय कायम करना। मतलब कहा जाता है कई बार कि मीडिया जिसको चाहे उसको आरोपी सिद्ध कर देती है इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि वह सूत्रों के हवाले से खबर या क्वेश्चन मार्क लगा लगा के कि नरेंद्र मोदी देने वाले हैं इस्तीफा, क्वेश्चन मार्क। तो अब ऐसी चीजें क्वेश्चन मार्क गाँव वाले नहीं समझते ना कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वह तो समझ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी देने वाले हैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। वो क्वेश्चन मार्क पे भरोसा नहीं करते, तो ऐसे आरोपी सिद्ध कर दिए जाते हैं कई बार इनडायरेक्टली रूप से। मतलब बात तो बच सकते हैं ना मीडिया ट्रायल वाले कि हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो देखो ये किया वो। उनके पास सारे हथकंडे हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार होती तो बात ही क्या थी। तो मीडिया ट्रायल न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए खतरा। मीडिया टीआरपी से प्रतिबद्ध होता है तथा वह लोगों की भावनाओं आदि कारकों को देखते हुए अपनी राय कायम करता है। मीडिया की राय न्यायाधीशों की तटस्थता को भंग करती है तथा अंततः उनके निर्णय प्रभावित करती है। चुनाव से पहले जो पोल आ जाते हैं कि इसको इतनी सीट मिलेगी, इसको उतनी सीट मिलेगी, मीडिया ट्रायल सजा की तीव्रता को बढ़ाने घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक माहौल तो बना ही देती है ना मीडिया। अब माहौल एक तरफ बना दिया, फैसला हो सकता है दूसरी तरफ आ गया, तो अब लोगों को न्यायाधीश पे शक होने लगेगा कि कहीं न्यायाधीश जी तो नहीं। क्योंकि आदमी के दिमाग में इतना भर दिया जाता है, कहा भी जाता है कि एक झूठ इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। तो ये सब चीजें जो है मीडिया में बहुत ज्यादा गलत है। तो मीडिया एजेंडा संचालित बहस और कंगारू कोर्ट की रहा है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और ये जो शाम को होते हैं ना संचालित बहस, 3-4 लोग हर पार्टी से आते हैं, चाय नाश्ता करते हुए एक दूसरे को गरियाते हैं। यही मीडिया वाले जब ढंग की खबर होती है उसको मौका नहीं देते हैं। कौन सी मीडिया है जिसने 4-5 दिन लगातार 1 घंटे युवाओं के लिए निकाला हो, जो एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, या अभी यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में पिट का पेपर इतनी दूर लगा है, या रेलवे या शिक्षक भर्ती। कौन ऐसा मीडिया है जो जिसने सोचा कि हम रोज 1 घंटे बच्चों को बुलाकर उनकी बातें जनता के बीच रखेंगे, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। किसी ने नहीं किया। किसी ने एक आध ने भले ऐसा किया हो, वरना मेन जो मीडिया है वो सब सुनता रहता है। लेकिन शाम को वो हल्ला बोल और वो 4-5 लोग हल्ला बोलते हैं कि इस पार्टी का उस पार्टी, हर चैनल पे हो रहा है। कुछ लोग अलग ही रूस यूक्रेन के युद्ध को वार रूम बना रहे हैं। मतलब ये सब चीजें मीडिया के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें। प्रश्न पत्र 4 में भी, सॉरी जीएस 4 जो हम एथिक्स का नाम लेते हैं, नीति शास्त्र तथ्य निष्ठा अभिरुचि, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और द्वितीय जीएस के पेपर में तो हो ही सकता है। मीडिया ट्रायल आरोपी के मौलिक अधिकारों हेतु खतरा है। जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी कह भी नहीं सकते उसे। लेकिन वही मैंने बोला ना, क्वेश्चन मार्क लगा लगा के मीडिया कुछ भी बोल के अपने आप को बचाती रहती है। मीडिया ट्रायल आरोपी के प्रति समाज में नफरत का भाव पैदा करती है। आरोपी की निष्पक्ष न्याय तक पहुंच बाधित होती है। मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि न्यायाधीश
जो फैसला सुनाते हैं मीडिया में कुछ और ही चल रहा होता है। आरोपी की अधिवक्ता का मीडिया द्वारा बहिष्कार उसके सुने जाने के अधिकार का हनन करता है। आरोपी के साथ-साथ उसके परिवार को भी मीडिया ट्रायल में आरोपी की तरह प्रदर्शित कर दिया जाता है। बताइए आपके लड़के ने ऐसा किया है, बेचारे वो क्या करें उनके लड़के ने किया है, कई बार उनकी थोड़ी गलती होती है। लेकिन मीडिया उनके घर जा-जा के उनके आपके लड़के कहाँ है, ये है, वो है, आप कहाँ भाग रहा है लड़का, आपके लड़के ने ऐसा किया क्या? आप मतलब खुद ही पुलिस बन जाती है, खुद ही न्यायाधीश कई बार बन जाती है, तो ये सब समस्याएँ हैं। मीडिया ट्रायल विधि के शासन की जगह जनता की भावनाओं, बहुमत के आधार पर न्याय तक पहुँचता है। बस ये देखता है कि टीआरपी कहाँ से मिलेगी। न्यायालय के फैसले आने से पूर्व ही निर्दोष को आरोपी बना देता है इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि वो वही है सूत्रों के हवाले से टाइप। समाधान या आगे की राय इन्होंने क्या लिखा? पीटीआई तथा अन्य मीडिया नियामकों द्वारा मीडिया है तो आचार संहिता का निर्माण किया जाए, बहुत जरूरी है। चौथा पिलर कहा जाता है कि चौथा पिलर सच में अब चौथा पिलर कहलाने के लायक बचा है कि शर्म नहीं आती कि मीडिया की जो विश्व में रैंकिंग आती है वो कितनी आती है, इन्होंने कोट नहीं किया, कोट कर देना चाहिए था वो भी। देखो इसी वजह से केस से जुड़ी अहम फाइलों को पुलिस द्वारा सार्वजनिक न किया जाना। सर्वोच्च न्यायालय एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। न्यायाधीशों द्वारा तटस्थता के मूल्य की रक्षा, जनता द्वारा ऐसे मीडिया चैनल को हतोत्साहित करना। मीडिया ट्रायल स्वस्थ निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया है तो घातक कथा इससे वही सब बता दिया। अब आपको क्या देखना है ना कि आप जो ये क्वेश्चन देखे हैं, आप सोचो कि क्या आपके पास इतना कंटेंट था कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो आप इसको लिख पाते 250 शब्दों में। उनको 6 मार्क्स मिले हैं 15 में, ठीक है। 14 नंबर जो कि ठीक नहीं है, थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि ये वो पेपर है इसमें लोग 125 नंबर तक लाते हैं। 50% तो एटलीस्ट होने चाहिए, तो 15 में 7 ठीक रहते हैं, 6 भी उतने खराब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और भी बढ़िया हो सकता था। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करो। तो पहले क्या बताना है? तरीके बताने हैं। पहले तो हम वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र क्या ये बताएंगे, फिर तरीके बताएंगे, उसके बाद उनकी महत्व और सीमाओं पर प्रकाश डालो। 4 चीजें हो गई, एक इसकी बात बतानी ये है क्या, तरीके बतानी है, फिर उसके महत्व बताने और फिर सीमाएं बतानी है। 4 पार्ट हो गए, दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि हमें कितने पॉइंट किस पे लिखना है। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से तात्पर्य पारंपरिक न्यायालयों से इतर न्याय प्रक्रिया को संपन्न करने से है। 3 लाइन में बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या क्या हो सकते हैं? लोक अदालत है, आपने पढ़ा है। जीएस2 में अच्छे मार्क्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लक्ष्मीकांत या टीडी बसु या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट होता है विद करंट अफेयर्स एंड कोर्ट की जो हियरिंग्स होते हैं, दिस बनाम देश जो कोर्ट केस है वो आप कर लो, भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत या डीडी बसु कर लो, एक गवर्नेंस का कोई नोट्स उठा लो, आपका इनफ हो जाएगा करंट अफेयर्स के साथ। मध्यस्थता भी चल रही है, ट्रिब्यूनल भी है, सुलह भी हो जाती है कई बार, तो ये इतने सब है। अब लोक अदालत के बारे में इन्होंने लिख दिया, ठीक है। फिर पारंपरिक सुहाग 1987 से स्थायी लोक अदालत बनी है। इन्होंने कहा ये बात भी लिखनी चाहिए थी कि इसके निर्णय के विरुद्ध आप अपील किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, ठीक है। अपील नहीं कर सकते लोक अदालत के बाद, ये आपको करंट सॉरी प्रीलिम्स प्रीलिम्स में भी याद रखना है और मेंस में भी याद रखना है, लोक अदालत के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अब ट्रिब्यूनल है तो इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई साहब आपको लिखना चाहिए था आर्टिकल, आर्टिकल जरूरी है। ट्रिब्यूनल का आर्टिकल है कितना है, 323 ए बी, ठीक है। प्रशासनिक अधिकार ये सब ठीक है। मध्यस्थता की बात कर दी, ठीक है। महत्व क्या है, महत्व भी बताने थे, तो यह पारंपरिक न्याय प्रक्रिया पर बोझ कम करता है क्योंकि न्यायालय आदमी नहीं जाएगा, लोक अदालत में समझा लेगा या मध्यस्थता कर लेगा या सुलह कर लेगा तो न्यायालय में बोझ कम पड़ेगा, अन्य जो न्याय मिलने हैं वह जल्दी मिलेंगे। त्वरित न्याय यहाँ हो जाता है और यहाँ विशेषज्ञता की उपलब्ध करवाता है और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, ठीक। ये भी एक पॉइंट लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी होगा उन्होंने। सौहार्दपूर्ण काम हो जाता है, प्राकृतिक न्याय का अनुसरण हो जाता है, मतलब इन्होंने रुपए वाला नहीं लिखा, गरीब आदमी के लिए रुपए का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। सीमाएं, लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव है इसीलिए लोग मुकदमा लिखा देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। विश्वास नहीं है, कोर्ट पे एक विश्वास कायम हो चुका है कि हाँ न्यायालय
जो भी निर्णय देगा वो सही होगा। अंतिम व्याख्या है पारंपरिक न्यायालय की शरण लेना, व्यावसायिक न्यायाधीशों की कमी होने की वजह से ही तो ये सब आए हैं। 6.5 नंबर मिले, ठीक नंबर है। वर्तमान सूचना क्रांति के युग में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का अलग महत्व है, संस्थागत रूप प्रदान किया जाना चाहिए। गुड भी मिला है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा था ही नहीं, सिंपल अलग अलग चीजें थी कि ये बता दो, दूसरा ये बता दो, तीसरा महत्व बता दो, चौथा सीमाएं बता दो, हो गया। तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं लेकिन वो आपको पता होने चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों की चर्चा करते हुए। तो पहले तो कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां बताती हैं। स्पष्ट कीजिए, भारत जैसे लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो हमें पहले तो संवैधानिक शक्तियां बतानी है, फिर बताना है संसद के प्रति कैसे जवाबदेही तय होती है। बहुत से तरीके हैं, उसके तरीकों के तहत बताई जाएंगी। तो उन्होंने क्या लिखा, पहली बात तो भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों का वास्तविक उपयोग कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, जिसका औपचारिक अनौपचारिक, तो औपचारिक राष्ट्रपति है, अनौपचारिक प्रधानमंत्री है। ठीक, कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां क्या क्या हैं, तो नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करती है। अनुच्छेद 110 में बजटीय शक्ति, उन्होंने लिखा बजटीय शक्ति, जबकि इन्होंने बताया धन विधेयक 110 में। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन कर सकता है, यस, वो कह सकता है राष्ट्रपति से कि भाई विघटन कर दो। अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल वास्तविक शासन, ठीक है। विधेयकों का निर्माण कार्य संपन्न करती है, विधेयक तैयार भी कई बार करती है। राहत प्रक्रिया की जिम्मेदारी कार्यपालिका की। भारतीय संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका अन्य दोनों अंगों की अपेक्षा अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है तथा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। जवाबदेही कहाँ कहाँ है, पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव से जवाबदेही तय होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो संकट आ जाता है, ये तो लिखा भी है उन्होंने कि त्याग पत्र देना पड़ता है अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो। निंदा में आपको त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, लेकिन एक जनता के पास मैसेज पहुंच जाता है कि निंदा प्रस्ताव पास हुआ, इसका मतलब सरकार बैकफुट पे थोड़ी सी। बजट को पारित ना होने देना, बजट को अगर आप पारित नहीं होने दे रहे हैं तो आप का मतलब है कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर है। प्रश्न पूछकर भी कर सकते हैं, इन्होंने एक नहीं लिखा, वह भी लिख सकते थे। जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति के भाषण के बाद, वह भी अगर पास नहीं हुआ तो भी ये समझा जाएगा कि सरकार बैकफुट पर है, उसके पास बहुमत नहीं है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछकर लिखित मौखिक कोई भी है, विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से, और भी प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, स्थायी और संयुक्त समितियों के द्वारा। अब इन्होंने 2-3 देखो अच्छे से एक्सप्लेन करके पूछा, फिर 3 के सिंपल नाम लिख दिए कि हाँ ये है, मुझे पता है, क्योंकि लिमिट भी है। सीमाएं क्या है, सरकार का विधायिका में बहुमत होता है तो सभी प्रस्ताव पारित करवा लेती है अपने वाले, विपक्ष के प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते। विशेषज्ञता, एकता का अभाव है संसद सदस्यों के पास, क्योंकि कई ऐसे तो हैं जो, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र की सुचारू कार्यान्वयन है तो यह आवश्यक है, संसदीय नियंत्रण बना रहे, संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए। यहाँ भी 6.5 मिल गया क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन था, जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वहां क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। 60 नंबर देख लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची को शामिल किए जाने के बाद विधानमंडल सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदले जाने का अभ्यास आज भी बेरोक टोक जारी है। उपयुक्त कथन के संबंध में दल बदल विरोधी कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखो आलोचना भी करनी है, इसे रोकने के उपाय भी सुझाइए। तो कई चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात तो 10वीं अनुसूची के बारे में आपको बताना है, कब आई, क्या नहीं सब कुछ। और फिर अभी भी जारी है उसके बारे में बताना है, फिर उसकी कानून की क्या वीक पॉइंट अभी बाकी उन्हें और सुधारा जा सकता है, उसकी आलोचना करनी है और क्या उपाय सुझा सकते हैं, अब बताओ। तो 52वें संविधान संशोधन, उन्होंने ईयर नहीं लिखा, ईयर भी लिख देते बढ़िया रहता। संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने, लोकतांत्रिक सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में हुए दल बदल यह स्पष्ट करते ही अपने उद्देश्यों को पाने में कहीं न कहीं विफल हुआ। देखो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में मेन रूप से अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे एकनाथ शिंदे निकल लिए थे कुछ विधायकों को लेकर, तो वहाँ पे ये कहा जाता है ना 2/3 शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इतने विधायक हैं तो कोई लागू नहीं होगा, ये सब जो भी था। मेन मुद्दा क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया
भले ही किसी कोचिंग संस्थान ने पूछा हो, लेकिन चर्चा में था, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो उपराष्ट्रपति जी का मैटर था, उस बहुत ज़्यादा हाइलाइट रहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। जो आपका तमिलनाडु में राज्यपाल जी के साथ चल रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ राज्यपाल जी का कभी-कभार चलने लगता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम्पल दे दिया, मेन रूप से महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल। अधिनियम के बावजूद दल-बदल हो रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि वही हाँ, 2/3 मैंने सही बताया। अधिनियम में 2/3 सदस्यों द्वारा दल-बदल का अपवाद का उपबंध कि अगर 2/3 चाह रहे हैं तो उन पे लागू नहीं होगा, ठीक है? पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष निर्णय लेना, ये सब चीज़ें हैं। या प्रयास किया जाए कि उनकी गतिविधियाँ उन्हें उनके दल से निष्कासित कर दिया जाए, इस तरह से वे निर्घोषित हो जाएँगे। दल-बदल के खिलाफ राजनीतिक संस्कृति का ना होना, दल-बदल करने वाले अधिकांश सदस्य दोबारा चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें डर भी नहीं होता। और इसीलिए अधिकतर चीज़ें होती हैं कि मंत्री बन जाएँगे अगर उधर पार्टी में चले जाएँगे, ये सब चीज़ें, वही लालच, भ्रष्टाचार। आंशिक असफल आंशिक सफलता भी मिली है, ये भी बता दिया, क्योंकि हमें आलोचनात्मक वो बताना था, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों बताने हैं। तो कमी तो आई है, क्योंकि एक आध नहीं जा सकता, 2/3 निकलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी पार्टी से 2/3 लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस पार्टी में कुछ ना कुछ तो कमी है। या तो उस नेता के अंदर कमी है कि वह अपने विधायकों को सँभाल नहीं पा रहा, या इतनी बड़े लेवल पर कोई सबको मंत्री थोड़ी बनाया जा सकता है। अगर 2/3 जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो कमी है कहीं पे। दल-बदल के खिलाफ मतदाताओं में जागरूकता लानी चाहिए कि भाई थोड़ा-सा अपने विधायक सांसदों को समझाओ कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो, ऐसे घूमना इधर से उधर थोड़ी होता है। अब दल-बदल रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं? तो अल्पकालिक इन्होंने बताया पहले, देखो कितना बढ़िया है। कोई होता आप होते, आपके दिमाग में यही आता, साथ में बता दो। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ये बढ़िया बात है, इन्हें नंबर इस क्वेश्चन में बढ़िया मिले होंगे। नए निर्णय में चुनाव आयोग की भूमिका में भी हो, दल-बदल करने वाले सदस्य के विरुद्ध 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने का उपबंध भी हो, और 2/3 अपवाद को खत्म किया जाए। हालाँकि इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे, क्योंकि 2/3 कोई जा रहा है, तो इसका मतलब पार्टी में कुछ तो कमी होगी। लेकिन आपको वहाँ उपाय देने हैं, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दीर्घकालिक दल-बदल के केवल वहीं पर लागू हो जहाँ सरकार की स्थिरता का प्रश्न हो। लोगों तथा सदस्यों में राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, दीर्घकालिक आप कर सकते हो। मतदाताओं के प्रति धोखे के सम्मान है, क्योंकि मान लो कोई कांग्रेस से लड़ रहा था चुनाव। अब आप जानते हैं कांग्रेस को वोट मिलता है बहुत बार, तो कांग्रेस को वोट मिला, आप निकल लिए भाजपा में। अब ये जनता जो बैठी थी, जिसने आपको कांग्रेस की वजह से वोट दिया, अब वो तो अपने आप को ठगी महसूस करेगी ना, कि हमने इसको वोट क्यों दे दिया था? ये तो वहीं जाकर मिल गया जो जिसके विरोध में हम थे। इसका मतलब है कि जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं टाइप। 17 अब देखो सिंपल, धन विधेयक क्या है? हम बता देंगे। संसद में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। 2 ही क्वेश्चन है, धन विधेयक बता दो, उसकी प्रक्रिया बढ़िया से बता दो, खत्म। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को निम्न प्रकार परिभाषित करता है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान में बहुत कुछ कम ही चीज़ें हैं गिनी-चुनी जो परिभाषित हैं। उसमें से एक धन विधेयक है। अधिकतर चीज़ें परिभाषित नहीं हैं। कोई भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है परिभाषित है, अधिकतर चीज़ें परिभाषित नहीं है। उसके बावजूद इतना मोटा संविधान है, परिभाषित करने बैठते तब तो क्या ही होता। लेकिन उसमें से धन विधेयक जो है ना, वो परिभाषित है। इसको रट लीजिएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी। किसी कर के अधिरोपण से संबंधित विधेयक हो, उधार लिए गए धन का विनियमन हो या उत्पादन हो, संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा हो, संचित निधि से धन का विनियोग हो, इन चारों जगह पर धन विधेयक आता है। धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति सबसे इम्पोर्टेंट है। केवल लोकसभा में स्थापित होगा, दूसरा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में तीनों अवस्थाओं के पश्चात, यानी प्रथम पाठन, फिर द्वितीय पाठन होता है, फिर तृतीय पाठन होता है, फिर साधारण बहुमत से पारित होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा। इसी पे फंस गया था मैटर, जब आधार को धन विधेयक के आधार पर पारित करा दिया गया था, तो विपक्ष ने कहा आधार धन विधेयक में कैसे पारित हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने
का ठीक है, कोई बात नहीं, संवैधानिकता की जांच कर सकता है और संवैधानिकता की जांच की तो सही पाया गया तो कोई बात नहीं। तो और ये अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है ये बताना। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां सीमित हो जाती हैं जब ये है। ठीक है, ये जो लिखा है सिर्फ विचार कर सकती हैं, संशोधन मानना ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि राज्यसभा की शक्ति सीमित है। ठीक है, इसके पश्चात राष्ट्रपति अपनी सहमति भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी है, क्योंकि पूर्व सहमति से ही उसकी लाया गया था। मैं आपसे पूछूं कि भैया बुक खरीद लूं, आपने कहा खरीद लो, बात को मैं खरीद के लाऊं दिखाऊं तो आपका तो नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आपसे ही तो पूछा था ये बुक खरीद लो, आपने कहा खरीद लो, सिंपल सा है। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की जो शक्तियां है वह ज्यादा है। ठीक है, विधेयक का पारित होना सरकार की निरंतरता के लिए आवश्यक है। अगर धन विधेयक पारित नहीं हो रहा है इसका मतलब सरकार कहीं बैकफुट पर है। बढ़िया नंबर मिले हैं, 6.5 नंबर ठीक होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सरकार की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी के रूप में अद्वितीय स्थान रखता है, चर्चा करो। मतलब प्रधानमंत्री अद्वितीय स्थान कैसे रखता है, कैसे शक्तिशाली, यही सब बताना है। तो कुछ लोगों को कोट करो, जैसे इस एक ने कहा था तारों के बीच चंद्रमा प्रधानमंत्री को। अब ये लक्ष्मीकांत की बुक मेरे पास रखी है, उसमें स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उसमें ये बात कही गई है। किसने तारों के बीच चंद्रमा कहा, किसने क्या कहा, वो सब आपको याद करना है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में तो कोट करना ही करना है। सबसे शक्तिशाली होने का क्या कारण है? सबसे पहला तो मंत्रिपरिषद यही बनाता है। पहले बात, खुद सदस्यता लेगा, सॉरी शपथ लेगा, फिर राष्ट्रपति को नाम एक सुझाएगा लिस्ट, इन सबको मंत्री बना दो। तो मंत्रिपरिषद का निर्माता और विघटन करता भी है, कहेगा जब अपने आप इस्तीफा देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, या खुद राष्ट्रपति महोदय से कहकर विघटन करवा सकता है। निम्न सदन का नेता होता है, सदन के कार्यक्रमों को तय करता है, सदन के सत्रों की अवधि के संदर्भ में उसकी महती भूमिका है। फिर व्यवहार में सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं, किसी भी मंत्री ने बदतमीजी की प्रेसिडेंट से कहकर उसे हटवा देगा। तो ये कह सकते हैं वह सरकार की नीतियों का एजेंडा तय करता है। आप देखो ना, कोई भी चीज लागू होने वाली होती है तो मोदी जी बैठकर मीटिंग करते हैं बढ़िया से, भले ही वो सब अन्य लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अंततः मोदी जी को बता दिया जाता कि देखो ये ऐसी ऐसी बात है। मोदी जी कहते हैं हाँ बढ़िया है करो, अंततः पूछा तो उनसे कम से कम जाता ही है, बाकी काम तो अन्य लोग करते ही हैं। प्रधानमंत्री संसद तथा राष्ट्रपति के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। और सशस्त्र सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है, विदेश नीति में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, आपदा प्रबंधन में बेहतरीन भूमिका, सरकार का चेहरा, ये सब है। पीएम सरकारी सूचनाओं की जानकारी, यानी प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है सरकार का। तभी आपने देखा भी होगा संसद वगैरह में कहा जाता है कि मोदी जी आकर ये बताएं, मोदी जी आकर ये बात कहें, क्योंकि वो मुख्य आदमी है, उसने बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, पीएम सबके समकक्षों में प्रथम होता है, मतलब सभी मंत्री हैं लेकिन उनके समकक्षों में प्रथम है। मंत्री तो सभी हैं, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, मंत्री की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री की अलग से शपथ होती है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रधानमंत्री की इस अद्वितीय भूमिका के पीछे संविधान के साथ साथ वास्तविक राजनीति का भी योगदान है। आमतौर पर चुनाव उसी के नाम पर होता है, आप देख लो, इंदिरा जी, अटल जी, मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और अब जो विपक्ष भी एक चेहरा बनाने की सोच रहा है, नहीं बन पा रहा है, घूम फिर के एक ही आदमी आ जाता है। मतलब कोई कह नहीं रहा लेकिन चेहरा तो वही है। तो सरकार का बहुमत होने पर उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, गठबंधन सरकार में शक्ति में कमी। गठबंधन सरकार जैसे इस समय चल रही है, कई बार लोग कहते हैं कि दिक्कत हो रही है गठबंधन चलाने में। बाकी विकेंद्रीकरण में महत्व है मंत्रिमंडल पर, ठीक है ये तो आपको पता होगा। मतलब GS2 आप कह सकते हो बढ़िया से तैयार करो, GS2 में अच्छे नंबर आते हैं। और GS4 जिसका दिमाग अच्छा है वो GS4 में अच्छा नंबर लाएगा। क्यों GS4 में मैंने दिमाग को बोला? क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है, बहुत कुछ। GS2 में क्या है, पूरा किताब नोट्स आपने अगर पढ़े अच्छे से तो कर लोगे। GS4 में आपको दिमाग बहुत यूज होगा, क्योंकि वहाँ केस स्टडी है, वहाँ रट के थोड़ी जा सकते हो। 19 नंबर आज खत्म ही करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके बाद है। सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, कमेंट्स में बताइए कि सीखने को मिल रहा है या बंद कर दी जाए सीरीज, कुछ और पढ़ाया जाए।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों और स्वैच्छिक योगदान से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, सीमाएं भी बताओ। तीन चीजें हो गई। तो पहले तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में चुनाव संबंधी प्रावधानों को शासित करने वाला अधिनियम है। राजनीतिक दलों स्वैच्छिक योगदान संबंधी अधिनियम क्या है? ये चुनावी दल विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों से योगदान स्वीकार नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए करेगा। जैसे कई हमारे पड़ोसी देशों में कई बड़े देश हस्तक्षेप करके तख्ता पलट करा देते हैं। कोशिश हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि हमारे यहाँ पड़ोसी देशों से ज्यादा समझदार जनता है और हमारे यहाँ देश के प्रति जब बात आती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। सरकारी कंपनी के अलावा भारतीय कंपनी से योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ उल्टा लिखा है, मैंने सोचा सरकारी कंपनी के अलावा, मतलब सरकारी कंपनी से आप नहीं स्वीकार कर सकते, भारतीय कंपनी स्वीकार कर सकते हो। और इसी के लिए कई बार नाम जोड़े जाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ किसी उद्योगपति के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर उद्योगपति किसी न किसी पार्टी को चंदा देता है। आप बताओ, जिसके पास सत्ता होगी उसको ज्यादा लोग चंदा देंगे कि जिसके पास सत्ता नहीं उसको? सिंपल सी बात है, पहले कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलता था, भाजपा को मिलता है। अभी ऐसे कुछ अ, माहौल बने कि सबको लगे कि कांग्रेस आने वाली है, आप देखना कांग्रेस का ग्राफ एकदम बढ़ जाएगा चंदा का, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसी के साथ लोग खड़े होना पसंद करते हैं उद्योगपति। सिंपल सी बात है, इसमें कोई अच्छी वो वाली बात थोड़ी है कि फलाने उनको चंदा देते हैं, दिमाग के उनको देते हैं। हर कोई व्यक्ति पार्टी को चंदा देता है। ऐसे थोड़ी कांग्रेस चल रही, भाजपा चल रही। जब कांग्रेस की सरकार थी उससे ज्यादा चंदा मिलता था, या भाजपा की सरकार है उससे ज्यादा चंदा मिलता है। सिंपल सी बात है। आपके विधायक सांसदों को भी चंदा मिलता है, वो अकेले थोड़ी चुनाव लड़ लेते हैं, उन्हें भी आस पड़ोस के लोग चंदा देते हैं कि भैया विधायक बन जाना तो ध्यान रखना, यही काम होते हैं। ठीक है। कंपनी के अतिरिक्त भारतीय नागरिक से योगदान पाने का अधिकार होगा। भारतीय नागरिक भी योगदान दे सकता है। 20,000 से कम के योगदान पर राजनीतिक दल चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर 20,000 से कम कोई चंदा दे रहा है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा किसने दिया। इससे ज्यादा दे रहा है, अधिक दान देने पर चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। ठीक है। सीमाएं क्या क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड से विसंगत, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कौन किसको चंदा दे रहा है, यही इन्होंने लिखा। 20,000 तक की दान पर अनामिकता का उपबंध है। अब मान लो मेरी कंपनी है बहुत बड़ी, 1,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा ये कितना हो गया, 20 लाख हुआ ना, 2 करोड़। अब हम 2 करोड़ चंदा किसी पार्टी को देना चाह रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ देंगे तो मेरा नाम उजागर हो सकता है, क्योंकि ऊपर पढ़ के आए कि 20,000 से अधिक देना होगा तो नाम उजागर करना होगा। मैंने ये किया, इन 1,000 लोगों को अपनी यहाँ कंपनी में जो काम करते थे उनसे कहा ऐसा है, सभी लोग अपनी अपनी रसीद फाड़ो और 20-20 हजार रुपये हम दे रहे हैं, ये उस पार्टी को दे दो। अब उस पार्टी को हमने 2 करोड़ रुपए दिए, उस पार्टी को हमने बताया कि देखो हम दे रहे हैं, उस पार्टी ने कहा ठीक है, आपके 2 करोड़ रुपए आ गए। उस पार्टी को पता मैंने दिए, मुझे पता मैंने दिए। अब बताना भी नहीं पड़ेगा जनता को या किसी को कि किसने दिए। क्यों? क्योंकि ये तो 20-20 हजार के नोट हैं, मतलब 20-20 हजार के बंडल में आए, कहीं नहीं लिखा कि एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए दिए। तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। तो 20,000 तक की दान पर अनामिकता का उपबंध जो है वह भी थोड़ा दुरुपयोग होता है। काले धन की चुनाव में दुरुपयोग को सीमित करने के उपबंध ना होना, सभी जानते हैं कहीं ना कहीं काला धन सफेद धन हो जाता है। कभी ये लोग कहते हैं, कभी वो कहते हैं, चर्चा चलती रहती है। चुनाव दलों के बाद विसंगति, चुनावी दलों के बाद विसंगतियां भी हैं। अब आगे की राह क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड से संगत किए जाना चाहिए। राज्य समर्थित चुनावों के विचार को अपनाया जा सकता है। चुनावी व्यय में पारदर्शिता स्वस्थ राजनीति की ओर अच्छी है, पारदर्शी बनाओ। 6 नंबर मिल रहे हैं कंटिन्यू, एक क्वेश्चन में 6.5 मिल गए थे। भारतीय लोकतंत्र 20, भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में राज्य विधान परिषद के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो राज्य विधान परिषद बताना है,
कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है राज्य विधान परिषद। कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। राज्यसभा की ही भांति राज्यों में विधान परिषद के रूप में द्वितीय सदन की व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा भी है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। हालांकि विधान परिषद की भूमिका राज्यसभा से पूर्णतः अलग है। राज्यसभा ज्यादा ताकतवर है, विधान परिषद उतना नहीं है। विधान परिषद को राज्यसभा विधानसभा बनाती ही है। खुद सोचो, विधानसभा ही विधान परिषद को बनाती है और यही खत्म भी कर सकती है। तो ताकतवर कौन होगा? विधानसभा होगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकसभा जो है वह राज्यसभा को खत्म नहीं कर सकती, ना राज्यसभा बनाया है उसने। तो विधान परिषद की जो तुलना है राज्यसभा से की जाए तो राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। विधान परिषद होनी चाहिए तो सकारात्मक महत्व क्या है कि बड़े राज्यों में जनता के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कम लोग वहां हैं और जब विधान परिषद होती है तो ज्यादा प्रतिनिधित्व पहुंचता है। विधानसभा की पूरक भूमिका के रूप में वाद विवाद का माध्यम बनता है। हो सकता है विधानसभा में एक पार्टी का की सत्ता हो, लेकिन विधान परिषद में हो सकता है उसका बहुमत ना हो, उतने सदस्य ना हो, तो एक चेक एंड बैलेंस भी बना रहता है। और कहा जाता है विधान परिषद में थोड़े सीनियर लोग भी आते हैं तो अनुभव भी होता है। विधानसभा द्वारा हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई विधेयक अगर पारित कर दिया जाता है तो विधान परिषद में थोड़ा सा पुनर्विचार तो हो ही सकता है। भले उसकी बात ना मानी जाए, लेकिन एक बार कहा तो जा सकता है ना। विधायिका में संभ्रांत व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व जो होता है वह भी है। अभी 1/6 सदस्य जो है वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 1/3 अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्नातकों के द्वारा, 1/3 नगर निकाय के द्वारा, ऐसे उन्होंने बता दिया। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह निम्न कार्य कारणों से अवांछित है। विधायी कार्यों में देरी का कारण बनती है। यह सिर्फ 3 माह तक विधेयक को रोक सकती है। तो कुछ कर नहीं सकती, 3 माह तक रोक लिया तो देर हुई उल्टा सा, क्योंकि कर तो कुछ पाई नहीं। 3 माह तक रोके रहे, उल्टा देर हो गई उसमें। संयुक्त बैठक का कोई उपबंध यहाँ नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में है, यहाँ कोई उपबंध नहीं। विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति में विधानसभा की भी भूमिका है, क्योंकि विधानसभा के लोग भी कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद का संगठन राजनीतिक तुष्टीकरण को प्रदर्शित करता है। मतलब फलाने नेता का नहीं हुआ, नहीं जीत पाए चुनाव, तो वह किसी न किसी तरीके से विधान परिषद चले जाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें कही जाती हैं कि जो चुनाव हार जाता है वो अपने आप को विधान परिषद में लाकर अपने आप को जीता महसूस करा देता है कि देखो हम तो जीत के आए, जबकि उसे जनता ने नकार दिया था। इन कमियों के बावजूद बड़े राज्यों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा विपक्ष की आवाज को बनने में विधान परिषद का अहम योगदान है। ये बता दिया जाता है क्योंकि आपको पॉजिटिव ही ज्यादातर लास्ट में स्टेटमेंट देने हैं। यहाँ भी 6 नंबर मिले। ज्यादातर इनको जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें 6 मार्क्स मिले हैं। अगर देखें तो 6×7=60 यहाँ से मिल गए, उधर लगभग 4 मिल रहे थे, 40 उधर से मिल गए मान लो। टोटल 100 के आसपास इनका स्कोर बना होगा। आगे पीछे हो सकता है, मैं लगभग ले लिया क्योंकि 6 इधर मिले 10 में, 4 लगभग उधर मिल रहे थे, किसी में 3.5, किसी में 4.5, एवरेज मैंने ले लिया तो लगभग 100 के आसपास। जबकि इस पेपर में 120 तक भी क्वेश्चन सॉरी आंसर से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 120 तक, जबकि इनकी इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, आप देख सकते हो। इन्होंने ब्लैक ब्लू दोनों का पेन का यूज किया, इनकी स्पीड भी बढ़िया है। अब आपका काम क्या है, स्पीड के साथ राइटिंग भी बनाओ और देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। जीएस में जो दूसरा पेपर जो आज हमने करा ये वाला, इसमें 120 तक नंबर आ सकते हैं। शक्ति दुबे जी के नंबर बढ़िया है, जो भी फर्स्ट रैंकर है इस साल का, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, 3 साल का लगातार मैं देख रहा हूँ। GS2 में उसके 120 के आसपास नंबर आ रहे हैं, बढ़िया नंबर। और GS4 में भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं। GS3 जो है जिसमें कई सब्जेक्ट हैं, चाहे वह आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, जैव विविधता हो, पर्यावरण हो, सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन जैसे टॉपिक हो, उसमें सबसे ज्यादा कम नंबर आते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा है। तो कैसा लगा क्लास? आगे कंटिन्यू हो कि ना हो ये कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।